और सीधा चलते हैं पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा का जैसलमेर दौरा। कांग्रेस के आवासीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रहे डोटासरा ने कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया। स्थानीय माहेश्वरी हवेली में ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। 50% राज्य सरकार के सीमित संसाधन होते हैं। जो भौगोलिक स्थिति हमारी है वो भी आप सबको पता है किस तरीके की है। ऐसे में केवल मात्र कोरी बात करना और काम नहीं करना और फैसले नहीं लेना और राजस्थान को उसका हक नहीं देना, ये गजेंद्र सिंह जी की एक तरीके से पूरी तरीके से विफलता मैं मानता हूँ। बिल्कुल, जो पुनिया जी ने बयान दिया था कि काली लुगाई को ब्यूटी पार्लर में दिया था, उसको लेकर क्या करेंगे? वो शर्मनाक बयान था, निंदनीय बयान था। मैं उस बात को दोबारा इसमें रिपीट कोट नहीं करना चाहता। महाराणा प्रताप के बारे में आप लिखते हैं, आप इसके बारे में हमें बार-बार ये सवाल आता है कि आप उनका सम्मान नहीं किया, कंट्रोवर्सी की बात कही। नॉन इश्यू को इश्यू बनाना भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। मेरे आज तक के किसी बयान में अगर ये आया हो कि महात्मा गांधी जी की शौर्य, उनकी वीरता, उनकी देशभक्ति, उनके स्वाभिमान पे किसी तरह की कोई टिप्पणी अगर मेरी मिल जाए तो आप बता देना। महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में हमको किसी को शक नहीं है। उनकी स्वाभिमान, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनकी देशभक्ति हमारे राजस्थान के कण कण में विद्यमान है। केवल और केवल नॉन इश्यू को इश्यू बना करके गलत फहमी लोगों में पैदा करना, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई। एक शब्द नाथी का बाड़ा जो कई महीनों से आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, समय समय पर आपके आवाज के ऊपर भी लिखा गया, विधानसभा में भी ये नाम आ रहा है। गूगल में सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, आखिर है क्या नाथी का बाड़ा? नाथी का बाड़ा सब कहां से है? देखिए, नाथीबाई जो एक बहुत ही समाज सेवी महिला थी, बचपन में बाल विधवा हो गई लेकिन उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा। जो भी व्यक्ति आता था उसकी वो सेवा करती थी। उससे जो होता था अनाज, रुपया, पैसा, सामग्री जो होता था बिना हिसाब के वो दे देती थी। वापस दे उसका भला, न दे उसका भी भला। अगर कोई पैसे भी ले गया तो गिन के नहीं दिए, बता दिया वहां से ले लो। वापिस दिया तो गिन के नहीं लिया कि वहां वापिस दे दो। ऐसी एक संभ्रांत महिला थी। ये एक लोकोक्ति है जिसमें यह है कि कोई हिसाब जहां नहीं रखा जाता। उदारता की एक प्रतिमा थी। मैंने मेरे घर पे आए हुए टीचर्स को ये कहा था कि यहां पर आपको 1 लाख रुपए तनख्वाह दी जाती है, आप बिना छुट्टी विद्यालय के समय यहां क्यों आए? कोई गलत बात नहीं। शिक्षा मंत्री था तो मेरा दायित्व उन टीचर के साथ साथ उन बच्चों को पढ़ाने का भी था। और मैं आपसे बदमाशों पर पुलिस का शिकंजा। राजधानी जयपुर में वाहन चुराने वाले गैंग का खुलासा हुआ। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट का कांस्टेबल ही वाहन चोर निकला। फिलहाल निलंबित चल रहा है गैंग का सरगना कांस्टेबल। गैंग में शामिल कांस्टेबल समेत 5 बदमाश गिरफ्तार हो गए। गिरोह के कब्जे से चोरी के 9 वाहन बरामद किए गए हैं। यानी अगर मैं आपको आसान भाषा में कहूं तो बाढ़ ही खेत को खा रही है। यानी कि बिल्ली को दूध की रखवाली छोड़ा गया है। कोई भी यह सुनकर हैरान रह जाएगा, ताज्जुब होगा किसी को कि पुलिस खुद चोरी कर रही है। जो वाहन चोरी हो रहे हैं उसका सरगना पुलिस का ही कांस्टेबल है। अंदाजा लगाइए, यकीन करना मुश्किल है लेकिन यह सच आपके सामने, क्योंकि इसकी जांच भी पुलिस ने की है, जिसमें ये कांस्टेबल इन चोर गिरोह का सरगना निकला है। कांस्टेबल समेत 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। गिरोह के कब्जे से 9 बाइक बरामद की गई हैं। विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, बहुत हैरानी की बात है, या फिर यह कहा जाए कि इस तरह की घटनाएं सामने आने के बाद में जो बचा खुचा भरोसा है पुलिस पर से वो भी
उठ खड़ा होता है, क्योंकि बिल्ली को दूध की रखवाली छोड़ा गया है। जो बाढ़ है वो खेत को खा रही है, खुद कांस्टेबल वाहन चोर गिरोह का सरगना है, तो फिर किस पर भरोसा किया जाए? विष्णु, देखिए, बहुत ही गंभीर मामला है और बहुत ही बड़ी वारदात का खुलासा जयपुर पुलिस ने किया है, बनीबाग थाना पुलिस ने किया है। 2015 का भर्ती जो है, ये कपिल शर्मा था, पुलिस कांस्टेबल, 2015 में भर्ती हुआ था। अपने पिता की जगह इसकी नौकरी लगी थी और उसके बाद में ये जो कपिल शर्मा नाम का कांस्टेबल है, ये दुष्कर्म के मामले में वर्ष 2018 में गिरफ्तार होता है। इसके खिलाफ एक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज होता है और गिरफ्तार होने पर मामले को गंभीरता से लेते हुए जयपुर पुलिस ने जो है उसको सस्पेंड कर दिया। उसके बाद में कपिल जो है जेल में रहता है। वहीं जेल में कपिल शर्मा की मुलाकात कुछ वाहन चोरों से होती है, जिसमें राजेश मीणा का भी नाम सामने आया है। और जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद कपिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर के वाहन चोरी की वारदातों को करना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं, इस पूरी गैंग में कपिल शर्मा के साथ में बनीपाल थाना पुलिस ने जो है 4 अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। कपिल फिलहाल भिवाड़ी में रह रहा था और वहीं से ये गैंग को ऑपरेट कर रहा था। जी विष्णु, जानकारी ये भी है कि ये कांस्टेबल जो है वो सस्पेंड चल रहा है। क्या कुछ इसने अब तक पुलिसिया पूछताछ में बताया है? देखिए, पुलिस पूछताछ में इसने बताया है कि मौज मस्ती और महंगे शौक को पूरा करने के लिए, अय्याशी करने के लिए, शराब पार्टियां करने के लिए इसको रुपयों की जरूरत थी। क्योंकि जयपुर पुलिस ने इसको निलंबित कर दिया था, दुष्कर्म का मुकदमा चल रहा था। ऐसे में कपिल ने जेल में अपने साथियों के साथ में वाहन चोरी की वारदात को करना सीखा। उसके बाद बाहर आना शुरू कर दिया और ये लोग जो थे, वाहनों की नंबर प्लेट बदल करके, उनके चेसिस नंबर हटा करके और वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। पुराने गाड़ियों में ये लोग चेसिस लगाते थे दूसरा, और इस तरह से इन चोरी के जो वाहनों को नए मॉडल में बेचकर और उनको बेचा करते थे मार्केट में। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद विष्णु। राजसमंद में नगर परिषद की बजट बैठक में हंगामा, बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों में हाथापाई हुई। कांग्रेसी पार्षदों ने एमएलए दीप्ति माहेश्वरी के साथ बदसलूकी की, विधायक पर पानी और डायरी फेंकी। हंगामे के बीच राजनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हंगामे के बीच नगर परिषद का बजट पारित किया गया। तो बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच हंगामा, राजसमंद की ये तस्वीरें जहां बजट बैठक में ये हंगामा हुआ है। ये तस्वीरें जहां पर बीजेपी और कांग्रेसी पार्षद आपस में उलझे हुए हैं। और हंगामा इतना बढ़ गया कि वहां पर पुलिस को बुलाना पड़ा। अल्केश सनाड्य राजसमंद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अल्केश, सबसे पहले तो आपसे यह समझना चाहेंगे किस बात को लेकर यह हंगामा बरपा है? आज मैं आपको बता दूं, नगर परिषद की आज बजट बैठक थी। जनरल हाउस, पहली जनरल हाउस फिजिकल बैठक आज रखी गई थी। नगर परिषद सभागार में जैसे ही बैठक की शुरुआत हुई, बीजेपी के पार्षदों ने इस बात पर अपनी आपत्ति जताई कि उन्हें बजट की जो कॉपी है वो कॉपी लेट मिली है और उन्हें पहले सूचना नहीं दी, जिस बात को लेकर हंगामा इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्ष के जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पक्षों के जो पार्षद थे वो आमने सामने हो गए। उनमें धक्का मुक्की होने लगी, पानी की बोतलें एक दूसरे के ऊपर फेंकी जाने लगी, बजट की जो कॉपी आई वो फाड़ दी गई। वहां पर विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी, जो राजसमंद की विधायक है, वो विधायक के नाते इस बैठक में मौजूद थी। विधायक दीप्ति माहेश्वरी से जब हमने बात की तो उनका यह कहना था कि बजट बैठक के दौरान उनके ऊपर पहले पानी फेंका गया, कांग्रेसी पार्षद जो महिला पार्षद उनकी ओर से पानी फेंका गया, फिर उनके ऊपर डायरिया फेंकी गई और ये हंगामा इतना बढ़ गया कि हंगामे के बीच वहां पर पुलिस को बुलाना पड़ा। एक बार की पुलिस के कुछ जवान पहुंचे थे, लेकिन ये हंगामा बढ़ता रहा और बीजेपी के पार्षद सभागार के बाहर आकर भी हंगामा कर रहे थे। तो बाद में अतिरिक्त जाब्ता बुलाना पड़ा और दोनों ही पक्षों के, जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पक्षों के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनके ऊपर राजसमंद शहर के विकास की जिम्मेदारी है, वो अपना वहां कर्तव्य भूलकर पार्टी खेमे में बटकर वहां नारेबाजी करने लगे और हंगामा कर रहे थे। इस हंगामे के चलते बजट बैठक को वहां समाप्त कर दिया गया। बजट को सिर्फ ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
बीजेपी पार्षदों का सिर्फ इतना सा आरोप था कि उनका ये कहना था कि बजट की उन्हें पहले सूचना नहीं दी गई, क्योंकि उनका कहना यह था कि वो अपने जो प्रस्ताव थे, वो अपनी आपत्तियां थे, वो पहले दर्ज नहीं करा पाए। इसी वजह से हंगामा शुरू हुआ और हंगामे ने विवाद और हाथापाई का रूप ले लिया। जी, अल्केश, पुलिस भी वहां पर पहुंची थी, हंगामे को शांत करवाया गया, क्योंकि जो तस्वीरें हैं उससे लग रहा है कि हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। जी, आपका वाजिब सवाल है। पुलिस पहुंची थी वहां पर हंगामे की, जब हंगामा बढ़ गया, हंगामा एक बढ़ते देखकर जब हाथापाई की नौबत आ गई, तो राजनगर थाने की जो पास में ही है, वहां से 500 मीटर दूरी पर ही है, राजनगर थाने की पुलिस अब जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और पार्षदों से बीच बचाव करने की कोशिश की। पुलिस ने जब बीच बचाव करवा के दोनों ही पक्षों के पार्षदों को अलग अलग करवाया, उसके बाद ये था कि कांग्रेस के जो पार्षद थे वो नगर परिषद में सभापति का जो रूम है वहां पर फिलहाल बैठक कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के जो विधायक है, वो राजसमंद की जो विधायक है दीप्ति माहेश्वरी, उनके कार्यालय पर बैठक कर रहे हैं। दोनों ही पक्ष अपनी आगे की रणनीति बना रहे हैं कि इस हंगामे के बाद अब नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होगा, वो आगे किस रणनीति पर काम करेंगे, उस पक्ष को लेकर दोनों ही पक्षों की ओर से रणनीति बनाई जा रही है। हाँ, ये बात हम जरूर कह सकते हैं, अगर पुलिस वहां पर उचित समय पर नहीं पहुंचती तो हो सकता है कि ये विवाद और हिंसक रूप ले लेता। अल्केश, इस बजट बैठक में यह हंगामा हुआ है, यानी कि जो बजट से जुड़ी महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जो जरूरी बातें थी, वो अधर में लटक गई। क्या एक बार फिर से इस बैठक को बुलाया जाएगा? ये बजट बैठक थी। बजट बैठक में एक सवाल पहले ये खड़ा हुआ था, क्योंकि राज्य का बजट 23 तारीख को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेश कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी पार्षदों का एक सवाल ये भी था कि बजट बैठक को अगर फिजिकली बुलाया जाना था तो 23 तारीख के पहले बुलाया जाता, क्योंकि बजट की बैठक के जो प्रस्ताव होते हैं वो राज्य बजट में भी शामिल हो सकते हैं। और अगर बैठक को नहीं बुलाया तो हो सकता है कि आपने बजट पहले ही बजट को अपने लेवल पे बजट वहां पे वहां पे जयपुर भिजवा दिया गया हो, ताकि इसी बात को लेकर आपत्ति शुरू हुई थी। पर हंगामे के बीच जब बैठक में सारा पार्षद बाहर निकल गए तो ध्वनि मत से नगर परिषद की ओर से बजट पारित कर दिया गया। हालांकि अभी तक ऑफिशियली ये है, उनकी तरफ से नगर परिषद की ओर से ये ऐलान नहीं किया गया बजट पारित कर गया है, लेकिन हमारी जो नगर परिषद के जो अधिकारी है उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमने ध्वनि मत से इस बजट को पारित कर लिया है। हालांकि मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर पारित किया गया है, अब ये सारी चीजें अब कुछ ही देर बाद जब ये नगर परिषद की ओर से ऑफिशियली ब्रीफिंग की जाएगी तब ये बात खुलकर सामने आ जाएगी। पुलिस अब भी मौजूद है अल्केश वहां पर? जी, अभी फिलहाल ये स्थिति ये है कि कांग्रेस के जो सभी पार्षद हैं, कांग्रेस के पार्षद नगर परिषद सभापति के कक्ष में हैं और यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। बीजेपी के पार्षद हैं, बीजेपी के पार्षद विधायक जो दीप्ति माहेश्वरी उनके कार्यालय पर जा चुके हैं। हाँ, पुलिस एहतियातन तौर पर कुछ पुलिस के जवान जरूर अब इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन फिलहाल माहौल अब शांतिपूर्ण हो गया है। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद अल्केश। और दिल्ली दरबार में सीएम गहलोत का मंथन। सोनिया गांधी से सीएम की मुलाकात हो चुकी है। राजस्थान की पुरानी पेंशन योजना पर चर्चा की गई। बजट में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ऐलान किया गया। पुरानी पेंशन योजना पर सीएम का मास्टर स्ट्रोक, केंद्र भी लागू करे पुरानी पेंशन व्यवस्था, सीएम ने कहा। राजस्थान में 2022 का बजट पेश करने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे। बजट में उनके कई फैसलों की पूरे देश में तारीफ हो रही है, जिसमें पुरानी पेंशन योजना को राजस्थान में लागू करना सबसे अहम है। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात में भी इस पर चर्चा हुई। तब 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव और आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर भी सीएम की सोनिया गांधी और राहुल गांधी से चर्चा हुई है। दिल्ली में सीएम गहलोत ने संदेश दिया कि बाकी राज्यों और केंद्र को भी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यह मानवतावादी फैसला है और उनकी सरकार ने काफी सोच समझकर यह निर्णय लिया है। ओल्ड पेंशन की स्कीम जो है वो हमने जो फैसला किया सोच समझ के किया है, पूरी तरह सोच समझ के किया है, मानवीय दृष्टिकोण से किया है और सोच समझ के फैसला किया है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर सिक्योर नहीं होगा रिटायरमेंट के बाद में तो वो क्या गवर्नेंस में सहयोग करेगा, क्या सहयोग करेगा। उसको लगेगा मैं पता नहीं मुझे कितनी पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो क्या काम करेगा। उसमें आसाम ने, केरला में, आंध्र प्रदेश ने और हिमाचल प्रदेश ने
पहले से ही ओल्ड एज पेंशन को लेके उन्होंने कमेटी बनाई अपनी रिव्यू करने के लिए। तो रिव्यू करने कमेटी क्यों बनाई? इसलिए कि सब लोग जो है इस बात को महसूस करते हैं कि हमारी ज़िंदगी सिक्योर नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार भी पुनः विचार करेगी, पूरे देश में वापस ओल्ड एज पेंशन जो थी वापस लाएगी। और राज्य सरकारों को भी इसमें सोचना चाहिए, मेरा मानना ही। मेरे ख्याल से मानवीय दृष्टिकोण से भी देखें अपन लोग, अगर वो विश्लेषण करेंगे, तो मैंने रिसर्च किया है, अगर सब रिसर्च करेंगे तय में जाएंगे तो खुद चाहेंगे कि हम लोग खुद भी फैसला करें, इसके पक्ष फैसला करें। मेरा मानना है चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, उन सबको आगे आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि देश हित के अंदर भी मान लीजिए आप, अगर गवर्नेंस के लिए इनकी भागीदारी नहीं होगी, जो टैलेंटेड लोग हैं, तो आज अहम मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस आला कमान की, जिसमें कई मुद्दों को लेकर डिस्कशन हुआ। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। उनकी मुलाकात राहुल गांधी के साथ हुई। बजट के दौरान जो पुरानी पेंशन लागू की गई है, इसकी चर्चा उन्होंने पार्टी के आला नेताओं के साथ की। और अब ये मांग उठने लगी है कि पांचों राज्यों, दूसरे राज्यों के अंदर भी इस योजना को लागू किया जाए। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, मुलाकात हो चुकी है दोनों बड़े नेताओं के साथ सीएम गहलोत की, क्या लबोलुआब रहा इस बैठक का? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पे हैं और आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ उनकी राहुल गांधी के आवास पर बड़ी बैठक हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल मौजूद रहे। और इस बैठक के बाद उनका सीधा जो स्टेटमेंट था, उन्होंने ये कहा कि चुनाव के बाद हम लोग की बैठक हुई है, अब चुनाव में हम लोग व्यस्त रहे, अब चुनाव के बाद हम लोग को क्या करना है, इस रणनीति पर चर्चा हुई है। देखा जाए तो उनकी बातों से एक बात निकाला जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का डर है कि जैसे उत्तराखंड की बात कर लीजिए, गोवा की बात कर लीजिए और मणिपुर की बात कर लीजिए, यह जो राज्य हैं यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि वो जीतेगी और जीतेगी तो उनके विधायकों को तोड़ा जा सकता है। तो उसको लेकर के क्या कुछ आगे की रणनीति की जाएगी, कैसे उनको बचाया जाएगा, इस मसले पर चर्चा हुई है। साथ ही जो मुख्यमंत्री ने जो बजट के दौरान जो ऐलान किया है ओल्ड पेंशन योजना को लेकर के इसे लागू किया जाए, उस पर भी उनका फोकस रहा। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मानवीय दृष्टिकोण से रिसर्च करने के बाद जो है हमने इसको लागू किया है या निर्णय लिया है और सभी राज्यों को यह लागू करना चाहिए। केंद्र सरकार से भी उन्होंने अपील किया कि समीक्षा की जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि केरल, असम और आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी इसको लेकर के समीक्षा कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पे कहना था कि अगर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बुढ़ापे को लेकर के अगर सिक्योर नहीं किया जाएगा तो जो टैलेंट है वो प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। ऐसे में गुड गवर्नेंस हम लोग कैसे चलाएंगे? आखिर जब पेंशन योजना का प्रावधान बनाया गया होगा तो उसको लेकर कुछ सोच समझ के ही बनाया गया होगा। तो इसको बंद करना उचित नहीं है। सरकार को एक बार फिर जो है इसे सोचना चाहिए और इसको लागू करना चाहिए। और आने वाले समय में कैसे इसको बड़ा मुद्दा बनाया जाए, तो आने वाले समय में इस बात को उन्होंने कहा कि CWC पार्टी का आला नेता इसमें निर्णय लेंगे कि कैसे इसको बड़ा मुद्दा बनाया जाए। कुल मिला के देखा जाए तो पेंशन जो योजना है जिसको इन्होंने लागू किया है उसको ये भुनाने के लिए पूरी रणनीति में जुटे हुए हैं कि कैसे दूसरे राज्यों में जो है इसको भुनाया जाए और जैसे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सहानुभूति कैसे बटोरी जाए। यह एक बड़ा मसला है कांग्रेस के लिए और एक बड़ा एजेंडा कांग्रेस के हाथ लग गया है। तो इसको भुनाने के लिए पूरी रणनीति में लोग जुटे हुए हैं। साथ ही जो 5 राज्यों के नतीजे आने वाले हैं, नतीजे आने के बाद किस तरह का कैसे बदलाव होगा, इन सब तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। जी, चूंकि मुद्दा बजट से अब सामने आया है, राजस्थान में इसको लागू किया जाएगा, तो क्या अब आने वाले तमाम चुनाव में कांग्रेस इसे राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाने में कामयाब हो पाएगी राजीव, या इसे राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाया जाएगा? क्योंकि ये मांग लगभग सभी राज्यों के निवासियों की प्राथमिकता होगी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया है, जिसको लेकर कांग्रेस के तमाम जो रणनीतिकार हैं जो दिल्ली में बैठते हैं वो भी काफी उत्साहित हैं और उनको भी ये लग रहा है कि अगर इस मुद्दे को हम लोग बड़ा मुद्दा बनाते हैं तो हम लोग तमाम राज्यों में लोगों की सहानुभूति कैश कर सकते हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं। और इसको लेकर देखिए लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यही कह रहे थे कि लोग बहुत दुखी थे और तमाम राज्यों से मेरे पास फोन आ रहा है,
सिर्फ राजस्थान के नहीं दूसरे राज्यों के भी कर्मचारी काफी उत्साहित हैं। और इसी क्रम में अभी मुझे सूचना मिली है कि दिल्ली के जो कर्मचारी हैं वह जो है मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे जोधपुर हाउस में, वो लोग भी उत्साहित हैं। देखिए बहुत बड़ा एजेंडा कांग्रेस को मिला है और आने वाले समय में जो है छत्तीसगढ़ में इसको लागू कर। जी राजीव, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यूक्रेन से लौट रहे छात्र से सीएम गहलोत ने बात की। फोन पर छात्र अजय सिंह से बात की। रोमानिया के रास्ते अजय घर वापस आ रहा है। हालात की पूरी जानकारी ली। सभी छात्रों को निःशुल्क राजस्थान पहुंचाया जाएगा। डोंट वरी, आप अपना सब दोस्तों को हो, कोई चिंता नहीं करे, सब आप लोग पहुंच जाएंगे ढंग से। और यहाँ इंडिया में सब इंतजाम कर रखा आप लोगों के लिए, राजस्थान में भी और सब जगह कोई दिक्कत नहीं है। और सब स्टूडेंट वहाँ पे है तो कॉन्फिडेंस में है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, वहाँ की स्थिति क्या लग रही है? हाँ, अच्छा। मतलब एक साथ सबको नहीं निकाल रहे हैं। हम लोग यहाँ कन्वे करेंगे इंडियन गवर्नमेंट के एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को कि वो ये जो आप शिकायत कर रहे हो उसको कैसे हल कर सकते हैं, बात करेंगे आप, ठीक है। चलो, हमारी बहुत शुभकामनाएं, आप लोग का आशीर्वाद है, ठीक है। नमस्कार, ओके। वहीं सीएम गहलोत ने यूक्रेन में फंसे राजस्थान के छात्रों उनके परिजनों को भरोसा दिलाया कि राजस्थान सरकार हर स्टूडेंट को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाएगी। सीएम ने आज कुछ छात्रों से बातचीत कर उन्हें इसका भरोसा भी दिलाया। अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, और वो सभी मिलकर के आपस के अंदर रवाना हो रहे थे इंडिया के लिए। तो मैं समझता हूँ कि एक प्रकार से जो कदम उठाए गए हैं, आने लगे प्लेन भर कर के छात्रों के, एक उनमें विश्वास जम गया कि हम धीरे धीरे इवेक्यूएट होंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, और जिस छात्र ने मुझसे बात करी वो बहुत कॉन्फिडेंस था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर सभी छात्र यहाँ पहुँचेंगे। हमने इंतजाम कर रखा है, दिल्ली बम्बई जहाँ भी आएंगे उनको घरों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। ये हमने सबको मैसेज दे दिया है। गहलोत सरकार की मुहिम रंग ला रही है। घर वापसी की ये मुहिम है। यूक्रेन से जयपुर 9 छात्र लौट आए हैं। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने इन छात्रों की अगवानी की। सरकार की मंशा थी कि हमारी बच्चियां सकुशल आएं, इनका पूरा ध्यान रखा जाए। तो मुझे खुशी है कि हमारी सरकार के प्रयासों से विषम परिस्थितियों में भी होते हुए भी हमारी बच्चियां अपने घर वापस आ पाई। आज 8 बेटियां राजस्थान की आई हैं। ये हम लोगों के लिए एक तरह से खुशी की बात है कि इतनी मुसीबत में परेशानियों से जूझते हुए ये अपने घर आई हैं आज वापसी। इनका वेलकम हम लोगों ने किया मुख्यमंत्री जी की तरफ से, और राजस्थान सरकार की तरफ से पूरा प्रयास है कि हम सुरक्षित इनको इनके गंतव्य स्थान, इनके घरों तक इनको पहुंचा पाए, इनके पेरेंट्स तक इनको हम लोग संभला पाए। ये हमारी कोशिश। आज भी दिल्ली जाने का कार्यक्रम, शाम को मैं दिल्ली जाऊंगी। कुछ बच्चे दिल्ली भी आ रहे हैं बाहर से, तो उनको भी रिसीव बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में वहाँ जाऊंगी और उनको भी रिसीव करके आएंगे। कितने बच्चे हैं राजस्थान के जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं? अभी जानकारी तो काफी संख्या में जहाँ जहाँ पता चलता जा रहा है हम लोग प्रयास करते जा रहे हैं। और अभी भी मैंने जैसे इन स्टूडेंट से भी, बेटियों से भी कहा कि तुम्हारे जो भी साथी हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, आप उनको रेस्ट एश्योर कर दीजिए कि हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह से चिंतित है। हम उनको सुरक्षित वापस राजस्थान लेकर आएंगे। पूरे प्रयास इस चीज के किए जा रहे हैं।
जब चर्निविक्सी से हम हमारी सिटी से आ रहे थे तब हमें बहुत ही प्रेशर था, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना था। पर रोमानिया बॉर्डर पे जाके रोमानियंस ने हमें हेल्प करी, इंडियन एम्बेसी ने हमें हेल्प करी। फिर हमारी फ़्लाइट थी दिल्ली तक, एयर इंडिया ने जो अरेंज करी, एम्बेसी ने अरेंज करी। फिर थैंकफुली जब हम मुंबई आए, राजस्थान गवर्नमेंट ने हमें बहुत हेल्प करी। वो आए, हमें लेके गए और राजस्थान भवन में हमें रखा, बहुत ही अच्छा फूड प्रोवाइड करा और फिर हमने रेस्ट करा। उसके बाद उन्होंने खुद हमारी फ़्लाइट्स करवाई और हमें यहाँ पर लेके आए जयपुर तक। उसके बाद हमारे रिस्पेक्टिव हमारे होम तक पहुँचाएंगे। अभी एक्चुअली हम लोग सबसे वेस्ट पार्ट पे रहते थे यूक्रेन के, तो हम लोग सेफ थे। बट हाँ, पैनिक सिचुएशन थी कि हम लोग के पास भी ट्रूप्स उनके ना आ जाए। हम सुबह उठते थे, हमें यही डर रहता था कि उनके ट्रूप्स ना आ जाए, कब कुछ ना हो जाए। अभी भी हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, काफ़ी फ्रेंड्स हैं हमारे। हम बस यही वेट कर रहे हैं वो लोग जल्दी से जल्दी। मंत्री ममता भूपेश इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, जिन्हें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खासतौर पर जिम्मेदारी सौंपी है कि यूक्रेन से जो तमाम विद्यार्थी हैं उन्हें सकुशल यहाँ पर वतन उनकी वापसी कराई जा सके और जो राजस्थान के विद्यार्थी हैं उन्हें अपने घरों पर सकुशल पहुंचाया जा सके। मैम, बड़ी जिम्मेदारी दी है सीएम साहब ने, किस तरह से आप इसे निभा रहे हैं? आज पहला दल विद्यार्थियों का यहाँ पर देखिए, हमारी 8 बेटियां राजस्थान की यूक्रेन से आई हैं और मुझे खुशी है कि सकुशल ही अपने घर पहुंचेंगी। हमारा प्रयास है कि राजस्थान का एक एक बच्चे को हम मदद कर पाएं और मैं इनके पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगी, आप लोगों के माध्यम से उन बच्चों को भी कहना चाहूंगी कि आप घबराइए मत। हर समय हम लोग आप लोगों के साथ खड़े और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सकुशल अपने परिवार वापस आ सकें। मैम, अभी कितने बच्चों की कोई जानकारी मिल पाई है कि हमारे कितने विद्यार्थी जो है यूक्रेन में फंसे हुए हैं? देखिए, काफी बच्चे फंसे हुए हैं, लेकिन हम इनके माध्यम से उन बच्चों से, स्टूडेंट से खबर करवा रहे हैं कि आप अपने साथियों को बोलिए इस बात को कि आप घबराइए मत, किसी तरह से बॉर्डर पे आ जाइए, वहां से आपको हिंदुस्तान लेके आया जाए। राज्य सरकार के क्या प्रयास है? केंद्र सरकार लगातार जो है बच्चों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। राजस्थान सरकार पूरी तरह से बच्चों को, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि एक एक बच्चा सुरक्षित रहे, उसको ये महसूस हो कि राजस्थान की सरकार उनकी चिंता कर रही है, उनके लिए कार्य कर रही है। और हमारी कोशिश है कि हम इनको रात को भी बॉम्बे हमने इनको रोका, राजस्थान भवन में ये रुके, वहां से इनको अभी फ्लाइट करके राजस्थान सरकार के माध्यम से ही यहाँ पे लेकर आए हैं और अब इनको सेक्रेटरी वहाँ सर्किट हाउस लेके जाएंगे और फिर जहाँ की ये बच्चियां वहाँ गाड़ी प्रोवाइड करा के इनको, बच्चियों को एक एक जिम्मेदार व्यक्ति के साथ में इनके घर घर तक पहुँचाने की कोशिश सरकार घर तक पहुँचाने की कोशिश नहीं, जिम्मेदारी हमारी है और वो हम कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट जो है यूक्रेन से लौटे हुए विद्यार्थी हैं, उनसे बात करने की कोशिश। आप कहाँ पर थे यूक्रेन में? मैं यूक्रेन में चर्निविक्सी सिटी में थी। कौन सा कोर्स करने के लिए आप गए थे? MBBS। कितने वर्ष का आपका MBBS हुआ? वैसे 5.8 इयर्स का होता है, पर ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो ही जाते हैं। अच्छा, तो किस तरह की परिस्थितियां अभी है वहाँ पर, कैसा माहौल है? अभी तो बहुत डेंजर में, अभी बॉर्डर पे जो बच्चे हैं उनको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रहे बिकॉज ऑफ यूक्रेनियन ऑल्सो एंड और भी दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने वहाँ पे क्राउड मचा रखा। उसकी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे उनको प्रायोरिटी नहीं मिल रही है बॉर्डर क्रॉस करने की वजह से। पर हमारी इंडियन एम्बेसी कोशिश कर रही है कि जैसे तैसे बच्चे बॉर्डर क्रॉस कर ले, पर फर्स्ट ऑफ ऑल वो गर्ल्स को प्रायोरिटी ज्यादा दे रहे हैं कि वो अपने क्रॉस कर ले बॉर्डर। राजस्थान के कितने बच्चे होंगे? राजस्थान के काफी बच्चे हैं, मतलब अभी तो हम 8 गर्ल्स आई हैं फर्स्ट फ्लाइट में और सेकंड फ्लाइट में हैं बच्चे जो दिल्ली आने वाले हैं। इस पार्ट में रह रहे खारकीव के बच्चे हैं, टर्नोपिल के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग बॉम्ब शेल्टर्स में छुपे हैं। 3 दिन हो गए, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, बस पानी है। वो लोग पानी भी कम पी रहे हैं, वॉशरूम न जाना पड़े, बस बहुत ही मतलब पैनिक सिचुएशन है ईस्ट पार्ट में। तो मैं चाहती हूँ उन लोग को जल्दी से जल्दी। हम लोग यूक्रेन के वेस्ट में थे, चर्निविक्सी नाम की सिटी में थे। वो बहुत ही सेफ पार्ट था 25 फरवरी तक, जबकि हमें पता चला कि कीव में अटैक शुरू हो चुका है। अब धीरे धीरे वो लोग वेस्ट पार्ट की तरफ भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि वेस्ट पार्ट सबसे सेफ था और काफी लोग वेस्ट पार्ट से इवैक्यूएट होने की प्रोसेस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे वेस्ट पार्ट को भी अटैक करना शुरू कर दिया। हमारी सिटी से 100 किलोमीटर दूरी पे जो सिटी था वहाँ पे सब उन्होंने बॉम्बिंग अटैक 2 दिन पहले ही शुरू कर दिया। अब हमारी सिटी पे भी खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा है। यूक्रेन से जयपुर पहुंची छात्राएं, महिला आयोग की चेयरमैन रेहाना रियाज से मुलाकात की। सर्किट हाउस में मुलाकात हुई, सभी छात्राओं से कुशलक्षेम पूछी, यूक्रेन के हालातों पर भी चर्चा की।
झुंझुनू जिले के बिसाऊ क्षेत्र से पढ़ाई करने गए छात्र छात्राएं युद्ध के चलते यूक्रेन में फंस गए। जैसे तैसे किसी बंकर या सुरक्षित स्थान में रुककर परिजनों को जानकारी दे रहे हैं। वहीं यूक्रेन में रूस के साथ चल रहे युद्ध की विभीषिका से बचकर घर लौटे कुल्हरियों की ढाणी के रहने वाले निखिल के गांव पहुंचने के बाद मां और परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनका बेटा सही सलामत घर लौट आया। मध्य प्रदेश सरकार के ग्वालियर शहर में पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत रामनिवास कुल्हरी का बेटा निखिल कुल्हरी 2017 में एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन के खार्किव शहर की क्राजिना मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेकर पढ़ रहा था, लेकिन रूस के साथ हो रहे युद्ध के कारण बिगड़ रहे हालात को देखते हुए 55,000 रुपए किराए का खर्च कर एयर अरेबिया की फ्लाइट से घर आ गया। लाख रुपए लग गए तो ये वेस्ट ना हो, बस डिग्री मिल जाए, अभी तो यही सोच रहे थे वहाँ थे। तो वहाँ से आने के बाद मैं बढ़िया फील कर रहा हूँ, बट मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे ग्रुप में से मैं अकेला आया हूँ, तो होप कर रहा हूँ वो सारे जल्दी से जल्दी आ जाएं 1-2 दिन के अंदर, फिर अच्छा होगा। 1-2 घंटे के लिए मार्केट ओपन हो रहे हैं, उनमें से 1-2 दिन का सामान लेके इकट्ठा, बट मेट्रो में ही खाना पीना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अभी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही है वहाँ पे। 4 साल से मेरा बेटा एमबीबीएस कर रहे, मैंने बहुत अच्छा फील हो रही हो। अभी वो आगो तो भी बहुत अच्छे फील हो रहे हैं, पर एक साथ का बच्चा ही एक रूम में 3 बच्चा रहता है, बस 2 रहेगा या अकेलो आगो, यो मैंने बहुत बेकार लग रही है। अगर जहाँ अपना झुंझुनू जिले का सारा बच्चा है, इंडिया का सारा बच्चा हमें अच्छी तरह जल्दी अच्छो लगे। जब तक निखिल वापस आया था तब तक सिचुएशन इतनी सीरियस नहीं थी, पर इसके जस्ट इसकी फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद ये जो कीव का एयरपोर्ट है उस पर रशियन आर्मी ने कैप्चर कर लिया था। उसके बाद इसके जो फ्रेंड्स हैं वो अभी तक नहीं आए हैं, वो अभी डरे हुए हैं बच्चे, तो वो जल्दी से आ जाएं, बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।